नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीखवाल के ऑनलाइन हब में आप सभी का स्वागत। मैं कैलाश चौधरी और आप सभी कला संस्कृति पढ़ने के लिए तैयार हैं। अपन राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे और राजस्थान के लोक नृत्यों में अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं, बेसिक परिचय वगैरह। और अपन ने जो है क्षेत्र विशेष के नृत्य शुरू किए थे, जिनकी अपन विशेषताएं पढ़ रहे थे कि कौन कौन से नृत्य की क्या क्या विशेषताएं हुआ करती हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय भोलेनाथ। और अब अपन क्लास का आज आगाज करते हैं। आज का सेशन हमारा रहने वाला है लोक नृत्य का। और लोक नृत्य में अपन ने लास्ट क्या पढ़ा था बेटा? तो लास्ट एक तो पढ़ा था गुड़ला नृत्य, एक घूमर नृत्य, एक अग्नि नृत्य, एक तेरे ताली नृत्य। ये सारे नृत्यों की अपन विशेषताएं पढ़ चुके हैं। इन सारे नृत्यों की बातें अपन कर चुके हैं। आज का जो हमारा अगला लोक नृत्य रहने वाला है वो लोक नृत्य रहने वाला है बेटा ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य? ढोल नृत्य। आप कहोगे कि सर ढोल तो एक बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है, ढोल भी कोई नृत्य है? तो बिल्कुल, मैंने जब पहली क्लास ली थी तब आपको क्षेत्र विशेष के नृत्य बताए थे। तब मैंने एक चीज बताई थी कि एक नृत्य हुआ करता है जिसका नाम है ढोल नृत्य। और ये ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध हुआ करता है बेटा? तो जालोर। ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार नृत्य है ढोल नृत्य। और ये ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जालोर का। ये नृत्य किस शैली में किया जाता है? इस नृत्य की सबसे खास विशेषता है इसकी शैली। और इसकी शैली हुआ करती है बेटा थाकना शैली। कौन सी शैली? थाकना शैली में यह नृत्य किया जाता है। कभी भी आप देखना ढोल बजाने वाला होता ना, वो धमाधम 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 ढोल बजाया जाएगा। अपन डांस किए जाते हैं। बेचारा बजाता बजाता क्या हो जाता है? थाक जाता है ना। थाक जाता। अपन कहते हैं यार भाई साहब और जोर से उसको बेचारे को जोश दिला के और जोर से बजवाते हैं। उसमें जो है ना वो व्यक्ति क्या होता है? लास्ट में थाक जाता है। उसी प्रकार नृत्य करते करते अपन भी क्या हो जाते हैं बेटा? अपन भी थाक जाते हैं। इसलिए इस नृत्य का नाम ही क्या पड़ गया? थाकना शैली का नृत्य। कौन सी शैली का नृत्य? थाकना शैली का नृत्य। अपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास द्वारा नृत्य को संरक्षण दिया गया। आपसे पूछ ले बेटा कि इस नृत्य को संरक्षण किन्होंने दिया? तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। और पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जय नारायण व्यास। इनके द्वारा इस नृत्य को संरक्षण दिया गया। फिर इस नृत्य की और कौन सी विशेषता है? तो ये एक सामूहिक नृत्य है। ये नृत्य जो है कैसा नृत्य है? सामूहिक नृत्य है, जिसमें पुरुष प्रधानता से करते हैं। नृत्य अगर पूछ ले कौन करते हैं तो पुरुष प्रधान नृत्य है। आप कहोगे सर ढोल के ऊपर लड़कियां नहीं नाचती हैं क्या? लड़कियां नाचती है, लेकिन ये जो ढोल नृत्य है ना, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। क्योंकि ये विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। बार बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने ब्याह शादी होती है तो ब्याह शादी में आप देखते हो ढोल बजता है। ढोल के ऊपर हमारे परिवार की जितनी भी लड़कियां वगैरह होती हैं वो भी नृत्य करती हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर ढोल नृत्य होता है इसको केवल कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। एक चीज ऐसे याद कर लेना कि ढोल जब बजता है, धमाधम 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 जब ढोल बजाया जाता है तो ढोल बजाने का काम कौन करते हैं? पुरुष। तो बताओ नाचेंगे भी कौन? पुरुष। नाचने का काम कौन करते हैं? पुरुष। क्या हम पुरुष महिलाओं से नाचने में कम है क्या? एक बार कमेंट करके बताओ। पुरुष भी महिलाओं से नाचने में नंबर 1 है। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ढोल नृत्य है, थाकना शैली में किया जाता है, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। अक्सर ये जो है सामूहिक अवसरों पर किया जाता है। सामूहिक अवसर का मतलब कोई मेला लग गया है, कोई त्योहार आ गया है, ऐसा तो सामूहिक अवसर पर किया जाता है। या अपने कोई विवाह हो गया है, तो विवाह हो रहा है तो सभी लोग एकत्रित हो रहे, बंद कमरे में थोड़ी किया जाता है। अक्सर जब भी हमारे कोई सामूहिक अवसर होता है तो सामूहिक अवसर के ऊपर यह नृत्य किया जाता है। ढोल बजाने की जो शैली होती है वो कैसी शैली होती है बेटा? थाकना शैली होती है। बात समझ में आ गई? बहुत छोटा सा नृत्य है जिस नृत्य का नाम है ढोल नृत्य, जो सामूहिक नृत्य है। अगला नृत्य देखो बेटा, इसके बाद एक छोटा सा नृत्य और आता है जिसका नाम है लुम्बर। कौन सा नृत्य है बेटा? लुम्बर नृत्य। अगर मैं इस लुम्बर नृत्य की बात करूं तो इस लुम्बर नृत्य की खास क्या क्या विशेषता है? तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता तो यह है कि लुम्बर जो नृत्य किया जाता है, ये लुम्बर नृत्य किस प्रकार किया जाता है? ये मुख्य रूप से मेले में किया जाता है। कहां किया जाता है बेटा? मेले में किया जाता है। एक चीज आती है कि किस जिले का प्रसिद्ध है, तो अपने याद रखना कि लुम्बर नृत्य भी अपने जालोर जिले का प्रसिद्ध है।
मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तब बताया था कि ढोल के अपन लूमरे हैं, ढोल के अपन क्या कर रहे हैं बेटा, लूमरे हैं। और कहां लूमरे हैं अपन, जालोर में लूमरे हैं। ढोल के कहां लूमरे हैं, जालोर में लूमरे हैं। तो ऐसे याद रखना है, डालोर के लूमना, लूमने का मतलब अपन नहीं कहते हैं बस के पीछे लटकना, लटकने को मेवाड़ और मारवाड़ में कहते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है, तो बस के लूमरा है, यानी कि बस के क्या कर रहा है, लूमरा है। तो आप याद करना, ढोल के जालोर में लूमरे हैं, ढोल के जालोर में लूमरे हैं। तो ऐसे याद रह जाएगा। लूमर नृत्य भी कहां किया जाता है, जालोर में, मेले में किया जाता है। इसमें जो ना महिला, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति और इसके अलावा पुरुष सभी करते हैं ना, सब करते हैं। मतलब इसमें महिला पुरुष सब करते हैं, छोटे बच्चे। तो महिला, पुरुष, छोटे बच्चे वे बुजुर्ग सभी नृत्य करते हैं, सभी नृत्य करते हैं, यानी कि सब लूमते हैं। ऐसे याद रख लेना कि सब लूमते हैं। मौका मिला तो कौन पीछे रहेगा, सबके सब लूमते हैं। बिल्कुल विनीता, प्रतिहा, डॉक्टर रमाकांत जी, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। तो महिला, पुरुष, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी ये नृत्य करते हैं। मेले पर, ये मेले में ये नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। एक सामूहिक नृत्य है। इसको भी अपन कौन सा नृत्य कहते हैं बेटा, सामूहिक नृत्य कहते हैं, सामूहिक नृत्य कहते हैं। इस नृत्य को करते कैसे हैं, तो देखो इसमें बहुत सारे लोग, पूरे के पूरे मेले में जितने लोग शामिल होते हैं वो सारे मिलकर के करते हैं। तो इस नृत्य को आप याद कैसे रखोगे, ऐसे याद करना कि इस नृत्य में क्या किया जाता है, ऐसे गोल गोल घेरा बनाया जाता है। और उस गोल गोल घेरे में जैसे महिलाएं जैसे एक सेम एज की जो महिलाएं होती हैं, ओढ़नी लहंगा वगैरह पहने हुए, वो सारी महिलाएं अपना गोल गोल घेरा बना करके अपने हिसाब से यूं कर करके, फिर यूं कर करके नृत्य करेगी। फिर बाद में जो बाकी का जो बाहर का छोटा घेरा होता है उसमें छोटे बच्चे करते हैं। अलग घेरा होता है उसमें कौन करते हैं, तो उसमें पुरुष करते हैं। यानी कि सारे व्यक्ति जो ना, सारे व्यक्ति इसमें नृत्य करते हैं। हाँ बिल्कुल प्रियंका, मनीष, बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग, है ना बेटा। अब अपन पढ़ने पे पूरा ध्यान देते हैं। लुम्बर नृत्य मेले में किया जाता है, जालोर का प्रसिद्ध है। महिला व पुरुष बच्चे सभी नृत्य करते हैं। ये कैसा नृत्य है, सामूहिक नृत्य है। कैसा नृत्य बेटा, सामूहिक नृत्य है। लुम्बर के बाद जो सबसे इंपोर्टेंट नृत्य आता ना, वो नृत्य देखो बाड़मेर का एक नृत्य है जिसका नाम है घेर, घेर नृत्य। कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है कि घेर नृत्य कैसा नृत्य है। घेर नृत्य जो है बेटा, घेर नृत्य कहां किया जाता है, तो याद रखना ये घेर नृत्य अपने बाड़मेर का प्रसिद्ध है। आपसे पूछ ले बेटा कि घेर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, बाड़मेर व उदयपुर, बाड़मेर व उदयपुर में किया जाता है घेर नृत्य। कहीं बार एग्जाम में पूछा हुआ नृत्य है कि घेर नृत्य कहां का है, तो घेर नृत्य बाड़मेर व उदयपुर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर व उदयपुर में घेर नृत्य किया जाता है। दामोदर राठौड़ सर क्लास कट रही है, क्लास कैसे कट रही है बेटा, ललित सेन गुड मॉर्निंग सर। हाँ बिल्कुल, क्लास कट कैसे रही है, टेक्निकल टीम एक बार देखना क्लास कट कैसे रही है, एक बार चेक कीजिएगा। घेर नृत्य, घेर नृत्य जो है बाड़मेर व उदयपुर में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की सबसे खास विशेषता यह है कि यह नृत्य धीमी गति से प्रारंभ होता है और फिर बाद में यह नृत्य जो है तीव्र गति पर समाप्त किया जाता है। इस नृत्य को करने वाले जो नर्तक होते हैं, ये मान लीजिए इधर एक बंद कमरा है, इस कमरे से ये नर्तक निकलकर आएंगे ऐसे लाइन वाइज। इस प्रकार बहुत सारे नर्तक यानी पुरुष नर्तक निकलकर आएंगे। फिर ये नर्तक क्या करेंगे, एक गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं और गोल घेरा बनाकर नृत्य करने के कारण इसे क्या कहते हैं, घेर नृत्य। जब ये निकलकर आते हैं तो यूं बिल्कुल धीरे धीरे टक टक ऐसे धीरे धीरे निकल कर आएंगे। लेकिन जैसे ये इस गोल घेरे में जाएंगे और गोल घेरे में जाने के बाद ये अपनी स्पीड को क्या कर देंगे, और ज्यादा स्पीड इतनी तीव्र कर देते हैं कि बहुत ज्यादा तेज गति से ये लोग नृत्य करते हैं। यानी पूछा जाता है कि राजस्थान का वह लोक नृत्य जो धीमी गति से प्रारंभ होकर के तीव्र गति पर समाप्त होता है, तो वो नृत्य कौन सा है बेटा, घेर नृत्य है। ऐसे याद रखना कि अपन कार चलाते हैं तो पहले फर्स्ट गियर में ये व्यक्ति भी यहां से निकलेंगे फर्स्ट गियर में, फिर ये डालेंगे सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर, फिर पांचवा और फिर छठवां फुल स्पीड में, फिर बाद में लास्ट में फुल स्पीड बढ़ा देते हैं और फुल स्पीड में ये नृत्य को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। कार चलाने का काम ज्यादातर कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। कार चलाने का काम सबसे अधिक कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। तो ये नृत्य भी किसके द्वारा किया जाएगा, पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाएगा। किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा। ये सर क्लास कट रही है, एक बार चेक करना क्या है। घेर नृत्य बाड़मेर व उदयपुर पुरुष प्रधान नृत्य है।
अगर बेटा आपसे पूछे कि ये नृत्य कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब ये नृत्य किनके द्वारा किया जाएगा, अपने पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाएगा। धीमी गति से नृत्य प्रारंभ होकर के कैसी गति पर समाप्त होगा, तीव्र गति पर। धीमी गति से नृत्य प्रारंभ होकर तीव्र गति पर समाप्त, तीव्र गति पर समाप्त। याद रखना बेटा कि ये नृत्य बिल्कुल स्लो स्पीड में शुरू होगा, लेकिन लास्ट में जब समापन होगा तब बहुत ज्यादा तीव्र गति होगी और बहुत ज्यादा तीव्र गति पर इस नृत्य का समापन किया जाएगा। इस नृत्य में जो पुरुष नर्तक होते हैं उन्हें क्या बोला करते हैं, तो गेरिये। पुरुष नर्तक गेरिये कहलाते हैं, गेरिये कहलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा जो इसमें पुरुष नर्तक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें गेरिये कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे बेटा, गेरिये कहते हैं। और जो पुरुष नर्तक होते हैं वो हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर के नृत्य करते हैं, और जो हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर के नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें खांडे कहते हैं। हाथ में जो बड़े बड़े डंडे लेकर के नृत्य किया जाता है उन्हें क्या बोला करते हैं, उन्हें खांडे। जो पुरुष नर्तक होंगे ना वो इस प्रकार यूं बजाते हुए आते हैं, हाथ में उनके पास बहुत बड़े बड़े डंडे होते हैं, और जो बड़े बड़े डंडे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खांडे। पुरुषों द्वारा हाथ में बड़े डंडे लिए जाते हैं, उनको खांडे कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा, खांडे कहते हैं। याद रखना पुरुषों द्वारा हाथ में जो बड़े बड़े डंडे लेकर के नृत्य किया जाता है वो डंडे क्या कहलाते हैं, तो वो डंडे अपने खांडे कहलाते हैं। ये याद रखना। देखो खांडे जो ना मेवाड़ और मारवाड़ में जिनके आगे के दांत टूट जाते हैं ना, आगे के जो ये पीले पीले दांत नहीं दिखते हैं ना, तो उन्हें खांडे बोलते हैं। जबकि इसमें हाथ में बड़े बड़े डंडे लिए होते हैं उन्हें क्या बोला करते हैं, खांडे बोला करते हैं। आपको कि सर ये डंडे कैसे होते हैं बेटा, तो इस प्रकार जो गीली लकड़ी होती है, इस प्रकार की गीली लकड़ी ली जाती है और इस गीली लकड़ी के ऊपर क्या कर दिया जाता है, इस गीली लकड़ी के ऊपर इसी की छाल को तोड़ करके इसके ऊपर ना बेटा इस प्रकार चारों तरफ लपेट दिया जाता है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, अग्नि की आग जो होती है ना, आग के धुएं के वहां रख देते हैं। फिर बाद में जो आग से जो धुआं निकलता है उस धुएं को ये लकड़ी सोख लेती है। फिर बाद में ये जो इसके चारों तरफ इसकी जो छाल लगाई होती है उस छाल को हटा देते हैं। वो जो डंडे होते हैं रंग बिरंगे डंडे हो जाते हैं, और वही रंग बिरंगे डंडे अपने क्या कहलाते हैं, खांडे कहलाते हैं। पैरों में जब ये नर्तक डांस करते हैं तो पैरों में क्या बांधते हैं, घुंघरू बांधते हैं, और पैरों में बंधे घुंघरू क्या कहलाते हैं, तो रमजोड़। नर्तक पैरों में घुंघरू बांधते हैं, जिनको रमजोल कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं बेटा, रमजोल कहते हैं। पैरों में जो नर्तक होते हैं वो नर्तक क्या बांधते हैं, घुंघरू बांधते हैं, और जो घुंघरू बंधे होते हैं उन्हें क्या बोला करते हैं, तो उन्हें रमजोल कहते हैं। देखो बेटा ये रमजोल कैसे घुंघरू होते हैं, तो ऐसा एक धागा होता है, इस धागे के ऊपर इस प्रकार एक पट्टा होता है, और उस पट्टे के ऊपर वापस क्या बंधे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घुंघरू। शायद आप लोगों ने ऐसे घुंघरू देखे होंगे, अक्सर अपने जो जानवर वगैरह होते हैं, गाय भैंस वगैरह या उनका बछड़ा वगैरह, तो उनके अपन बांधते हैं। ऐसे घुंघरू बंधे होते हैं जिन्हें क्या बोला करते हैं, तो इन्हें रमजोल बोलते हैं। रमजोल किस नृत्य के दौरान, तो गैर नृत्य के दौरान। पुरुष कैसी पोशाक पहनते हैं, तो पुरुष सफेद पोशाक पहनकर, पुरुष सफेद पोशाक में नृत्य करते हैं, पोशाक में नृत्य करते हैं। इस नृत्य के करते समय जो ना पुरुषों की एक विशेषता है कि वो सफेद रंग की पोशाक पहनेंगे, सफेद रंग का कमीज पहनेंगे, सफेद रंग की धोती पहनेंगे, उसके बाद ही ये नृत्य किया जाएगा। इस नृत्य को किस अवसर पर किया जाता है, वो खासम खास बात है, होली के अवसर पर। यह नृत्य मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है।
अगर आपसे पूछ ले बेटा कि ये नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाएगा, तो ये नृत्य मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाएगा। फिर इस नृत्य की और क्या विशेषता है अपन देखें तो ये जो नृत्य है इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर अपन बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में जो नृत्य किया जाता है वो है आगी बागी गेर। कौन सी गेर? आगी बागी गेर। ये आगी बागी गेर कहां का है? तो बाड़मेर का। फिर अगर अपन उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में किया जाता है तलवारों की गेर। उदयपुर में कौन सा किया जाता है? तो तलवारों की गेर। आप कहोगे कि सर इन दोनों में क्या फर्क है? तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आगी बागी घेर में क्या किया जाता है? हाथ में बड़े बड़े डंडे लिए जाते हैं और वो जो बड़े बड़े डंडे लेकर के जो नृत्य करते हैं यूं आगे जाके फिर यूं पीछे जाते हैं, फिर यूं आगे जाएंगे फिर यूं पीछे आएंगे। तो वो आगे और फिर पीछे, तो इसको मारवाड़ में क्या बोलते हैं? आगी और फिर बागी, आगी और बागी। जबकि उदयपुर में क्या किया जाता है? जो नृत्य किया जाता है उस समय तलवारें ली जाती हैं और तलवारों के साथ ये नृत्य किया जाता है। जहां वो डंडे हाथ में प्रयोग कर रहे हैं वहीं उदयपुर वाले तलवारों का प्रयोग करते हैं, और जो तलवारों का प्रयोग करते हैं इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? तलवारों की घेर। तलवारों की घेर कहां की प्रसिद्ध है बेटा? तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। इस नृत्य में आगी बागी घेर कहां की प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ये नृत्य कैसा नृत्य है? अब सोचो, तलवारें हाथ में लेकर के डांस करेंगे, बड़े बड़े डंडे हाथ में लेकर डांस करेंगे, तो कोई श्रृंगार रस होगा क्या? आपको नहीं सर, श्रृंगार होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसमें तो कोई वीरता का भाव दिखेगा। तो ये नृत्य कैसा नृत्य है? वीर रस प्रदान नृत्य है। यह नृत्य वीर रस प्रधान नृत्य है। वीर रस प्रधान नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले बेटा कि नृत्य कैसा नृत्य है, तो ये नृत्य अपने वीर रस प्रदान नृत्य है। इस नृत्य की सबसे खास विशेषता एक और है कि ये वीर रस प्रदान नृत्य है। तो ये अपने कौन सा नृत्य हो गया? घेर नृत्य। ध्यान रखना, घेर नृत्य के नर्तक क्या कहलाते हैं? घेरिये कहलाते हैं। होली के अवसर पर किया जाता है, सफेद रंग की पोशाक पहनकर नृत्य किया जाता है, पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है, धीमी गति से प्रारंभ करके तीव्र गति पर इस नृत्य को समाप्त किया जाता है। इस प्रकार का जो नृत्य किया जाता है उसे अपन क्या बोला करते हैं? उसे अपन घेर नृत्य बोलते हैं। अगला नृत्य देखो, एक छोटा सा नृत्य है जिसका नाम है मछली। मछली नृत्य। अब इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि मछली यानी कि मछला होता तो कौन करता? पुरुष करता, लेकिन ये तो मछली है तो इसका मतलब कौन करेगी? महिलाएं। और मछली नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और मछली को कभी भी देखना, मछली यूं यूं लपेटे लेती है। अब पुरुषों की कमर होती स्ट्रोंग, मजबूत, तो पुरुषों की कमर कभी इतनी आसानी से लचक सकती है क्या? नहीं लचकेगी। पुरुषों को कभी भी डांस करते हुए देखना, पुरुष इतना, अब ये मत करना सर ऋतिक रोशन को नहीं देखा क्या आपने, टाइगर श्रॉफ को नहीं देखा क्या, उनकी तो कमर क्या बिल्कुल ही लेफ्ट राइट हो जाती है, लेफ्ट राइट हो जाती है, तो इसका मतलब उनकी तो हो रही है, लेकिन अपन सबकी नहीं हो सकती, जबकि लड़कियों को देखना सबकी होती है। तो मछली नृत्य जो है, मछली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। नाम से पता चल रहा है, कुल मिलाकर याद करना। और ये नृत्य कहां का प्रसिद्ध है बेटा? तो ये नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और इसके अलावा ये नृत्य जोधपुर में भी किया जाता है। तो मछली नृत्य बाड़मेर व जोधपुर, बाड़मेर व जोधपुर का यह नृत्य प्रसिद्ध है। इस नृत्य की जो सबसे खास विशेषता क्या हुआ करती है? तो महिला प्रधान नृत्य है। महिला प्रधान नृत्य है। मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है ये? तो गरासिया महिलाओं द्वारा, गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। गरासिया महिलाओं द्वारा। आप कहोगे सर गरासिया महिला यहां जाकर के क्यों करती है? गरासिया तो सबसे ज्यादा सिरोही में है, लेकिन ये गरासिया व बंजारा महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा, तो गरासिया व बंजारा महिला, एक और याद रखना अपने, गरासिया व बंजारा महिला। तो गरासिया व बंजारा महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये इस नृत्य की छोटी छोटी सी विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। गरासिया व बंजारा महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? अपने मछली नृत्य, जो कहां का प्रसिद्ध है? तो ये नृत्य अपने जो है बाड़मेर व जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब देखो, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, वो तेरी बंजारन रसता देके कब आएगा मेरे बंजार। तब उनको देखना, वो बंजारन जो यूं इंतजार करती है, तब यूं यूं पूरी की पूरी कमर वगैरह, आप कभी गाना चला के सुन लेना, अभी मैं तो आपको क्या बता पाऊंगा। तो उसकी कमर लेफ्ट राइट होती है। तो बिल्कुल उस प्रकार कौन करती है? अपने मछली नृत्य, बंजारा जाति की महिलाएं और गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। याद रह जाएगा मछली नृत्य। उसके बाद अगर अपन एक नृत्य की बात करें तो वो है अपने
नाहर नृत्य, बड़ा खतरनाक नृत्य है ये तो नाहर नृत्य। तो इसमें क्या किया जाता है, रुई से नकली नाहर बनाया जाता है और नकली नाहर बन के फिर बाद में नृत्य किया जाता है। कहां किया जाता है बेटा नाहर नृत्य, ये किया जाता है मांडल। और मांडल कहां पर हुआ करता है, तो ये हुआ करता है बेटा भीलवाड़ा। मांडल भीलवाड़ा में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है नाहर नृत्य। इसमें नकली नाहर बन के नृत्य करते हैं। इस नृत्य के लिए एक बार ऐसे समझो, ये अपना राजस्थान, ये रहा अपने भीलवाड़ा जिला, यहां पे ये रहा अपने दिल्ली, और ये रहा अपने गुजरात। अब देखो दिल्ली से चाहे मुंबई जाए, चाहे गुजरात जाए, चाहे सूरत जाए, कहीं पर भी जाना हो ना, तो दिल्ली से वर्तमान में जो रास्ता निकलता है वो अलवर, जयपुर, और फिर बाद में अजमेर, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद ये उदयपुर, उसके बाद ये रास्ता गुजरात की तरफ जाता है। अभी भी जो हमारा मुख्य मार्ग है वो भीलवाड़ा जिले से होकर के ही जाता है। तो पहले भी ये मार्ग जो है, ये मार्ग यहीं से होकर जाता था, भीलवाड़ा जिले से होकर के जाता था। आज भी अगर आप कभी भी भीलवाड़ा जाओगे ना, तो आप भीलवाड़ा शहर में एंट्री करने से पहले एक कस्बा आएगा, एक, हालांकि अब तो वो तहसील है, मांडल तहसील। तो इस मांडल तहसील में जो है, इस मांडल तहसील में एक बार दिल्ली के बादशाह जिसका नाम है शाहजहां आए थे। और जब दिल्ली के बादशाह शाहजहां यहाँ आए तो मांडल के लोगों ने कहा, ओ भारत के बादशाह शाहजहां आ रहे हैं, शाहजहां आ रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज आपके गांव में जितने विद्यार्थी मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं या रिकॉर्ड होने के बाद पढ़ेंगे, तो देखो आपके गांव में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ जाए तो क्या आप मोदी जी का स्वागत नहीं करोगे क्या? क्योंकि इस समय भारत के सर्वसर्वा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। उस समय भारत के सर्वसर्वा शाहजहां हुआ करते थे, क्योंकि ये भारत के उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे। शाहजहां आए तो मांडल के लोगों में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। मांडल के लोगों ने कहा कि शाहजहां का कोई अच्छा सा भव्य स्वागत करना चाहिए, और भव्य स्वागत के लिए वो वहां पर डांस करते हैं। और कैसा डांस करते हैं, तो शाहजहां के मनोरंजन के लिए नकली नाहर बन करके। नाहर किसे बोला करते हैं बेटा, तो मेवाड़ में जो ना, मेवाड़ में शेर को नकली नाहर बोलते हैं। अगर आप मेवाड़ में जाओगे ना, तो मेवाड़ में शेर नहीं बोला करते, वहां पे शेर को नाहर बोला करते हैं। रुई से क्या किया जाता है, नकली नाहर बनाया जाता है, और ऊपर जो ना एक सिंगों वाला मुकुटा धारण किया जाता है, और सिंगों वाला मुकुटा धारण करके हाथ में बड़े बड़े डंडे लेकर के नाहर जैसे बन के नृत्य करते हैं। असली नाहर आ जाए ना, असली नाहर आ जाए तो ये भी जो नकली नाहर है, ये भी हाथ में चपलियां लेके ऐसे भागेंगे, नजर ही नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं लोग, ऐसे थोड़ा सा कटवट निकाल लिया करते हैं। तो याद रखना, नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा किस पर्व के दिन किया जाता है, तो ये रंग तेरस के दिन। और रंग तेरस पर्व कब आता है, तो ये आती है बेटा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन एक पर्व आता है रंग तेरस, उस दिन ये नाहर नृत्य किया जाता है। किसके आगमन पर नृत्य का आयोजन किया गया, तो शाहजहां के आगमन पर इस नृत्य का पहली बार आयोजन किया गया। ये सारी बातें लिख लीजिएगा आप लोग। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा पुरुष प्रधान नृत्य है, नाम से पता चल रहा है। नाहर यानी कि शेरनी होता तो कौन करती, महिलाएं, लेकिन पुरुष नाहर है तो पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। नृत्य कैसा बेटा, पुरुष प्रधान नृत्य है। किसके आगमन पर, तो शाहजहां के आगमन पर नृत्य का पहली बार आयोजन। शाहजहां के आगमन पर पहली बार नृत्य का आयोजन किया गया। शाहजहां के आगमन पर पहली बार इस नृत्य का आयोजन किया गया था। कौन से नृत्य का, अपने नाहर नृत्य का। बाकी कब किया जाता है ये, तो रंग तेरस। और रंग तेरस आती कब है बेटा, तो रंग तेरस पर्व आता है अपने चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी के दिन। इसके अलावा एक और बात याद रख लेना, ये सिर पे एक मुकुटा धारण करके नृत्य करते हैं, इसलिए इसे जो है सिंगों वाला नृत्य भी कहते हैं, सिंगों वाला नृत्य। इसमें जो नाहर बनते हैं ना, वो अजीब ही नाहर होता है। देखो इसमें जो आपने एक नरसिंह अवतार सुना होगा भगवान विष्णु जी का, उसमें वो सिंह वाला जो है अवतार धारण करते हैं। तो इसमें जो नाहर बनते हैं, वो नाहर बनते समय वो क्या पहनते हैं, ऐसे सिंगों वाला जो है ना, ऐसे सिंगों वाला एक मुकुटा धारण करते हैं। इस प्रकार एक सिंगों वाला मुकुटा होता है बेटा, और वो सिंगों वाला मुकुटा धारण करने के बाद फिर ये लोग नृत्य करते हैं। इस प्रकार एक सिंगों वाला मुकुटा होता है, वो सिंगों वाला मुकुटा पहन के नृत्य करते हैं, इसलिए इसे सिंगों वाला नृत्य भी कहा जाता है।
वापिस देख लो, नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा में किया जाता है। रंग तेरस यानी चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन नृत्य का आयोजन किया जाता है। सिर पे सिंगों वाला मुकुटा धारण करते हैं, इसलिए सिंगों वाला नृत्य कहलाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। शाहजहां के आगमन पर पहली बार इस नृत्य का आयोजन किया गया। अब प्रति वर्ष यह नृत्य किया जाता है, जिस नृत्य को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? नाहर नृत्य के नाम से जानते हैं। यहां तक सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गया ना? अपन ने अभी देखा मछली नृत्य, नाहर नृत्य, दोनों नृत्य क्लियर है ना? अब देखो अगला नृत्य जो ना भरतपुर की तरफ किया जाता है, बड़ा खतरनाक नृत्य है और उस नृत्य का नाम है बम रसिया नृत्य। बम रसिया नृत्य। पहली बात तो इसके नाम से ही देखो कि इसको बम रसिया कहते क्यों है। तो इसमें एक खुले चौक में बड़ा सा नगाड़ा रखा जाता है और उस नगाड़े को बजाया जाता है, बम बम की आवाज आती है। और बम बम की आवाज आती है तो यूं लगता है कि जैसे कोई बम फट रहे हैं। तो बम बम से धीरे धीरे नाम ही क्या पड़ गया? बम बम। और जब बम नृत्य किया जाएगा तब कौन से गीत गाए जाते हैं? तो यहां पे रसिया गीत गाए जाते हैं। और रसिया गीतों के कारण इस नृत्य को, पूरा का पूरा नृत्य को क्या नाम दे दिया? बम रसिया। इस नृत्य को नाम ही क्या दे दिया बेटा? बम रसिया नृत्य नाम दे दिया। हाँ बिल्कुल दुर्गेश, बोलो, कोई भी सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हो ना। हाँ ललित सेन बंजारे जाति के, वेरी गुड बेटा। तो देखो किसी को भी कोई सवाल पूछना हो यहां तक तो आप पूछ सकते हो बेझिझक होकर के। लाइव पढ़ रहे हो तो लाइव में फायदा उठाना चाहिए। लाइव में विद्यार्थी को कहीं पर भी किसी भी प्रकार के डाउट आए तो उन हर डाउट को क्लियर कर दो। या आपके कोई डाउट ही नहीं आ रहा है ना, या आपके कोई डाउट ही नहीं आ रहा कि सर चलने दो झनकार उड़ने दो, हमारे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार का डाउट आए तो आप बीच बीच में पूछ लेना, है ना बेटा, पूछ लेना। बम रसिया। चलो देखो बेटा, भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। गीत कौन सा गाया जाता है? रसिया। इसे बम नृत्य भी कहते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? नगाड़ा। कब किया जाता है? तो नई फसल पकने पर। देखो बेटा, अगर इसके क्षेत्र की बात करें, यह नृत्य कहां किया जाता है? मुख्य रूप से भरतपुर में। किनके द्वारा किया जाता है? तो नव युवकों द्वारा। नव युवकों द्वारा, यानी कि ज्यादातर पुरुष करते हैं। नव युवक होते हैं ना, नव युवक, आजकल के छोरे छापरे, वही ये नृत्य करते हैं। जो आजकल के नव युवक होते हैं ना, नए नए युवक, वही क्या करते हैं? ये नृत्य करते हैं। आजकल के आप जैसे बिल्कुल युवा जो छोरे होते हैं ना, वो इस नृत्य को क्या करते हैं बेटा? आयोजन कराते हैं। फिर बाद में आपसे पूछ ले कि इस नृत्य में, आपसे पूछ रहे नव युवकों द्वारा किया जाता है, भरतपुर में किया जाता है। कब किया जाता है? तो नई फसल पकने की खुशी में। भरतपुर की तरफ नई फसल पकती है ना, रब्बी की। इसमें नई फसल की जगह अपन रब्बी की फसल लिख सकते हैं कि ज्यादातर रब्बी की फसल पकने पर, रब्बी की फसल पकने की खुशी में, यानी कि अपने जो रब्बी की फसल बो दी, और रब्बी की फसल में ज्यादातर अपने अलवर भरतपुर की तरफ सरसों वगैरह होती है, गेहूं वगैरह होते हैं। तो सरसों, गेहूं, चना वगैरह सब कुछ पक गए, तो रब्बी की फसल पकने की खुशी में नृत्य किया जाता है ना, खुशी में नृत्य किया जाता है। सर आप डाउट छोड़ोगे तब तो पूछेंगे। अच्छा परमेश्वर दाकड़ दामोदर, सर सिलेबस कितना हो गया है? सिलेबस तो बेटा कुछ नहीं हुआ है। 3 टॉपिक तो मैंने रिकॉर्डेड करके डाले हैं, एक लोक देवता, एक वाद्य यंत्र, त्योहार, एक मेला। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक और पढ़ा दिया है आपको, कौन सा? संत संप्रदाय। ये 5वां टॉपिक चल रहा है अभी तो शुरू ही हुआ है। अभी तो कल्चर में देख लो, ये मान के चलो 1 महीने में आपका कंप्लीट कल्चर होगा। उसके बाद में फिर रिविजन शुरू करा दूंगा। मस्त रहो आप तो, 1 साल तक पढ़ते रहो। रब्बी की फसल पकने की खुशी में नृत्य किया जाता है। फिर आपसे एक बात और पूछी जाएगी, नवयुवकों द्वारा नृत्य किया जाता है। रब्बी की फसल पकने में वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लेंगे इसमें? तो इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं वो लेते हैं नगाड़ा। कौन सा बेटा? नगाड़ा। गीत कौन से गाए जाएंगे इसमें? तो गीत गाए जाएंगे रसिया गीत आपके भरतपुर की तरफ, अलवर भरतपुर की तरफ बहुत ज्यादा चला करते हैं। हमारे उधर तो जो मारवाड़ मेवाड़ की तरफ तो रसिया गीत का कम प्रचलन है। हमारे उधर रसिया नहीं चला करते हैं, हमारे उधर अलग ही चलते हैं मेवाड़ी गीत। तो आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे, वो अन्नू मिलगिरे, जानू मिलगिन, पांसल पेन, वो आप लोगों ने जो गीत सुनते हो ना ब्याह शादी में, वो सारे गीत हमारे उधर के हुआ करते हैं। इधर के तो ज्यादातर रसिया गीत होते हैं। रसिया थोड़े समझ में भी कम आते हैं, पल्ले भी कम पड़े हैं। तो बम रसिया नृत्य भरतपुर नवयुवकों द्वारा किया जाता है। रब्बी की फसल पकने की खुशी में वाद्य यंत्र नगाड़ा प्रयोग करते हैं। गीत कौन सा गाते हैं? रसिया। इसको उपनाम एक नाम दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? तो बम नृत्य कहते हैं। बम रसिया तो कहते हैं, बम नृत्य भी कहते हैं।
और बम क्या होता है? तो बम एक बड़े नगाड़े की ध्वनि को कहते हैं। बम किसे कहते हैं बेटा? तो मैं यहां लिख देता हूं, बम नगाड़े की ध्वनि को, नगाड़े की ध्वनि को बम कहते हैं। जो नगाड़े की ध्वनि होती है उसे क्या बोला करते हैं बेटा? उसे बम बोलते हैं। जो नगाड़े की ध्वनि है उस नगाड़े की ध्वनि को बम बोला करते हैं। समझ में आ गया बेटा यहां तक सभी को? तो बम रशिया कितना छोटा सा नृत्य है, बिल्कुल आसान सा नृत्य है, आराम से याद हो जाएगा। 5 लाइनें तो याद करनी है। बम रशिया भरतपुर, उपनाम बम नृत्य। बम किसे कहते हैं? तो नगाड़े की जो ध्वनि होती है, जो भम भम की आवाज होती है, उसी को बम कहते हैं। रब्बी की फसल पकने की खुशी में नृत्य किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है क्योंकि नवयुवकों द्वारा नृत्य किया जाता है। और गीत रशिया गीत गाया जाता है। उपनाम क्या है? तो बम नृत्य जो है बम नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रियंका जी, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा? तो आपके ये कोर्स जो ना, ये कोर्स 25 अगस्त तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। सेकंड पेपर का तो आपके 5-7 दिन में, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 10 दिन के अंदर अंदर आपका सेकंड पेपर का कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कोर्स जो ना 25 अगस्त तक मैं कंप्लीट करा दूंगा बेटा ना। बाकी आपके प्रथम पेपर का कोर्स 25 अगस्त तक पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है प्रियंका जी, निश्चिंत रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगला नृत्य देखते हैं अपन। अगला नृत्य अपने डांग नृत्य। अगला नृत्य कैसा नृत्य है बेटा? डांग नृत्य। ये नृत्य बड़ा जोरदार है ना, ये नृत्य बड़ा जोरदार है, डांग नृत्य। देखो, एक बार आते ही डांग नृत्य आते ही पहला आपके सामने विकल्प क्या आएगा कि डांग नृत्य प्रसिद्ध है, ऐसे विकल्प आता है। और विद्यार्थी क्या करता है? बहुत खुश हो जाता है। डांग नृत्य किया जाता है, ये प्रश्न मेरे लिखने के पीछे कारण है बेटा, समझना। डांग नृत्य किया जाता है। विकल्प नंबर ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। विकल्प ए दिखेगा आपको पहला करौली, फिर दिखेगा आपको सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर दिखेगा आपको कोटा, और फिर दिखेगा आपको राजसमंद या फिर नाथद्वारा, राजसमंद। जैसे डांग नृत्य दिखा, और एक बार जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा, डांग नृत्य किया जाता है। एक बार जल्दी कमेंट करके बता दो कि डांग नृत्य कहां किया जाता है। आप लोगों के सामने ये विकल्प है, इसकी विशेषताएं मैं बताता हूं तब तक, है ना, तब तक मैं इसकी विशेषताएं बताता हूं। एक बार आप जल्दी कमेंट करके बताओ कि अगर ऐसा विकल्प आ जाता है तो आप जो है ना, आप क्या करोगे? डांग नृत्य में क्या करोगे? करौली करोगे, सवाई माधोपुर, कोटा या राजसमंद करोगे बेटा? डांग नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, यह एक धार्मिक नृत्य है, धार्मिक नृत्य है। डांग नृत्य कैसा नृत्य है बेटा? धार्मिक नृत्य है। पुरुष व महिला दोनों ये नृत्य करती है, दोनों नृत्य करती है। अगर आपसे पूछ ले ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं, दोनों ये नृत्य करते हैं। जल्दी, अभी तक विद्यार्थियों के बहुत कम विद्यार्थियों के जवाब आए हैं। जल्दी धमाधम विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी ये लाइव क्लास देख रहे हैं उसका केवल 2% विद्यार्थियों ने भी जवाब दिया है। बाकी विद्यार्थियों को भी जवाब देना है, जल्दी जवाब दो, तभी मैं इनका आगे बताऊंगा ना, तभी आगे बताऊंगा। जल्दी एक बार अपने तुक्का ही मार दो ना, तुक्का ही मार दो, लेकिन मार जरूर दो। फिर देखो, यह नृत्य जो है किसकी याद में किया जाता है? तो श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी के प्रांगण, यानी कि श्रीनाथ जी के नाम से आयोजन किया जाता है। श्रीनाथ जी के नाम से इनका आयोजन किया जाता है। चलो वेरी गुड बेटा। इसमें जो करौली ना, मुझे पूरा उम्मीद था कि आप करौली बताने वाले हो, क्योंकि डांग की रानी किसे बोलते हैं? तो डांग की रानी करौली को बोलते हैं। लेकिन याद रखना बेटा कि ये डांग नृत्य करौली में नहीं किया जाता है, ये नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। क्योंकि आपने क्या सोचा कि डांग की रानी करौली, तो डांग की रानी करौली है तो करौली चेप दिया ना, डांग की रानी करौली है तो करौली चेप दिया। जबकि याद रखना ये नृत्य जो है कहां किया जाता है? तो नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पे हुआ करता है बेटा? नाथ द्वारा अपने राजसमंद, नाथ द्वारा कहां पे है? राजसमंद, यहां किया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। ज्यादातर विद्यार्थी
मार दिया ना तुक्का, मार दिया तुक्का, कोई कोटा बता रहा है, कोई जो है करौली बता रहा है, कोई सवाई माधोपुर भी ना, सवाई माधोपुर भी चेप रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब याद करना है इसको। याद कैसे रखोगे आप? ऐसे याद करना। देखो मैं आज जो है ना, मैंने आपको कल परसों भी बताया था, मैं आज एक बार फिर बता देता हूं। आज मैं ना कुर्ता पजामा पहन के आ रहा था। क्या पहन के आ रहा था बेटा? कुर्ते पजामा। लेकिन हुआ क्या कि मेरा जो ना कुर्ता तो पहन लिया, पायजामा ढूंढा, और पायजामे का क्या गायब हो गया? नाड़ा। क्या गायब हो गया बेटा? नाड़ा। अब नाड़ा गायब हो गया, तो फिर बताओ पजामा कैसे पहने? ऐसा तो पहन के आ नहीं सकते हैं, यूं तो है नहीं एक हाथ से मैं उसको पकड़े रहूं, ऐसा तो संभव है नहीं। तो क्या गायब हो गया बेटा? नाड़ा। ना से याद रख लेना अपने, नाथ द्वारा। बाहर किसी को बताना मत। डा से डांग नृत्य अपने मन में ही रखना, यूं नहीं आप बाहर जाके कह दो ओ सर आज कुर्ते पजामे पहन के आ रहे थे लेकिन नाड़ा गायब। ऐसे याद रखने वाली बात है ना बेटा। ना से क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। डा से क्या हो जाएगा? डांग। ताकि आप एग्जाम में भूलो नहीं। ये नृत्य बहुत बार पूछा हुआ है, कम इंपोर्टेंट नृत्य है डांग नृत्य, बार बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा समझना बेटा। डांग नृत्य नाथ द्वारा राज संबंध का है और इंपोर्टेंट नृत्य है। आगे बढ़े बेटा। चलो अगला नृत्य देखते हैं अपन। एक इंपोर्टेंट नृत्य देखते हैं जिसका नाम है ढोला मारू। एक इंपोर्टेंट नृत्य है जिसका नाम है बेटा ढोला मारू नृत्य। ढोला मारू नृत्य। अब ये नृत्य भी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। इस ढोला मारू नृत्य आते ही विद्यार्थी जो है, ढोला मारू नृत्य आते ही विद्यार्थी क्या कर लेते हैं बेटा? इसको जो है ना, इस ढोला मारू नृत्य को बीकानेर कर देते हैं, या ढोला मारू नृत्य में अजमेर कर देते हैं। लेकिन ढोला मारू नृत्य वास्तव में कहां का है? तो ये नृत्य जो है, ये नृत्य झालावाड़ का। ढोला मारू नृत्य कहां का है बेटा? झालावाड़ का। कोई विद्यार्थी सोच भी नहीं सकता है कि ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का भी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल बेटा, ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। इसकी एक शानदार वाली एक छोटी सी स्टोरी है, उसको समझना। उसको समझोगे तो आप पूरी की पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो ये अपना क्या है बेटा? राजस्थान। ये क्या है अपना? राजस्थान। यहां पे क्या है? एमपी। एमपी में एक जगह हुआ करती है जिसका नाम है नरवर, और नरवर कहां पे है बेटा? एमपी। एक हमारे राजस्थान में जगह हुआ करती है जिसका नाम है पुंगल, और पुंगल वर्तमान कहां पे है? तो बीकानेर। पुंगल कहां पे बेटा? बीकानेर। पहले इसको पुंगल देश के नाम से जाना जाता था। तो पुंगल देश के जो राजा हैं, पुंगल यानी कि बीकानेर में भयंकर अकाल पड़ गया था। जब भयंकर अकाल पड़ गया तो पुंगल देश के राजा अपने अकाल के दौरान कुछ समय के लिए ये क्या करते हैं? ये पुष्कर झील के किनारे आ जाते हैं। और पुष्कर झील कहां पे हुआ करती है? तो ये अपने अजमेर में। और उस समय जब ये पुष्कर झील के किनारे अपना कुछ समय बिता रहे थे, उस समय नरवर के राजा भी क्या करते हैं? वो भी घूमने के लिए पुष्कर झील के किनारे आते हैं। जब वो पुष्कर झील के किनारे आए तो नरवर के राजा अपने साथ अपने पुत्र, और उनके पुत्र का नाम था ढोला, इस ढोला को लेकर के आए थे। उसी समय जो ना ये पुंगल जो है, पुंगल के राजा भी यहां रुके हुए थे अकाल के दौरान। तो ये अपनी पुत्री और इनकी पुत्री का नाम था मारू, इसको लेकर के रुके हुए थे। जब ये यहां आए उस समय मारू की आयु मात्र 1.5 वर्ष। मारू कितने साल की थी? 1.5 वर्ष की। और उस समय जो ढोला था, वो ढोला कितने वर्ष का था बेटा? 3 वर्ष का। अब छोटे छोटे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को क्या पता चले, क्या समझे? वो दोनों वहां पर एक दूसरे, छोटा बच्चा अगर किसी छोटे बच्चे को देख लेता है तो वो उसी के साथ खेलने लग जाता है। तो ढोला और मारू ये दोनों यहां पुष्कर झील के किनारे खेलने लग जाते हैं। तभी नरवर के राजा और पुंगल के राजा दोनों जब उन छोटे छोटे बच्चे को खेलते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर ये जिंदगी भर साथ साथ खेले तो कैसा रहेगा? उनका अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की हमारा लड़का, अगर हम इन दोनों का यहां विवाह करा दें तो फिर बाद में तो मजा आ जाएगा। क्योंकि मजा इसलिए आ जाएगा कि हम रिश्तेदार बन जाएंगे और आपस में मिलते रहेंगे। उनका ये भी ठीक है। तो नरवर के राजा ने उनके लिए प्रस्ताव रखा कि मेरे बेटे ढोला का विवाह जो है आपकी पुत्री मारू के साथ करा देते हैं। उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा यस डन, हम जो है विवाह करा देते हैं। तो जब एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था 2nd ग्रेड में कि जब ढोला का विवाह हुआ था उस समय ढोला की आयु कितनी थी, तो विवाह के दौरान ढोला की आयु 3 वर्ष थी। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और मारू की आयु जो है, मारू की आयु कितनी थी बेटा? तो मारू की आयु जो है, मारू की आयु हुआ करती थी उस समय 1.5 वर्ष। मारू की कितने वर्ष आयु थी? 1.5 वर्ष। कहां हो गया? तो ढोला की आयु उस समय कितनी थी बेटा? 3 वर्ष। मारू की कितनी थी? 1.5 वर्ष। उन दोनों का उस समय ब्याह हो गया था। ढोला वापिस अपने पापा के साथ नरवर आ जाता है। अकाल से राहत मिल जाती है तो पुंगल के राजा भी पुंगल देश चले जाते हैं। समय का चक्र चलता है, इधर मारू भी बड़ी हो जाती, इधर ढोला भी बड़ा हो जाता है। अब जब ढोला बड़ा हो गया तो
ढोला के घर वालों को पता चला कि यार अपन ने कहा पुंगल देश में जबरदस्ती वहां अकाल पड़े, ऐसी जगह जो है अपन ने अपने बेटे का विवाह करा दिया, तावड़ा भी बहुत पड़ता है, अपना बेटा अगर अपनी बहू को लेने गया तो वहां काला पड़ जाएगा, अपने को एक काम करते हैं, अपने को फालतू में अपने वहां पंपाल रखना ही नहीं है, अपने को अपने उनसे कोई रिश्ता विस्ता नहीं रखना है। उधर मारू भी बड़ी हो गई, मारू के पिताजी सोचे कि यार मेरी बेटी अब जवान हो गई, अब लेने के लिए नहीं आए, गोना वोना करते हैं, दोनों प्लान बना रहे हैं। लेकिन उसी समय जो है मारू के पिता जो है नरवर के राजा के पास एक संदेशा भेजते हैं, और जब संदेशा आया तो संदेशा पढ़ने के बाद नरवर के राजा को पता चल गया कि ये तो रिश्ता भेजने, ये तो संदेश भेजने लगे अपनी पुत्री को ले जाने के लिए, तो अपन ने तो बाल्य अवस्था में ऐसे ही मजाक मजाक में विवाह करा दिया। अगर अपना पुत्र उसको लेकर आ गया, पता नहीं कैसी होगी, काली होगी, गच्ची होगी, उस समय तो छोटी बच्ची थी, ठीक दिख रही थी, अब मेरे बेटे को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है एक मालवा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मालानी या मलवाणी, उस मलवाणी के साथ नरवर के उनके पुत्र ढोला का जो है विवाह करा दिया था। ढोला को पता ही नहीं था, 3 वर्ष में कौन सी बातें याद रहती हैं। ढोला का विवाह किसके साथ हो जाता है बेटा? मलवाणी के साथ हो जाता है। ढोला आराम से वैवाहिक जीवन बिता रहा है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ढोला के पास जो है बार बार रिश्ता वो पत्र भेज रही है, लेकिन ढोला तक पत्र पहुंच नहीं रहा है। एक बार जो है ना मारू क्या करती है, अपनी सहेली के साथ एक पत्र भेजती है कि तू जा और मेरे पिया को ये पत्र दे के आ कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं मुझे लेने के लिए। फिर बाद में उनकी सहेली सीधी सीधी पत्र को छुपा के ले गई थी और ले जाके सीधा ढोला के हाथ में पकड़ा दिया। ढोला ने पत्र पढ़ा कि मेरे पिया, मैं आपके इंतजार में यहाँ बैठी हूं, आप कब आओगे, और आपके इंतजार में मैं बाट जोकून, ये वो अच्छी अच्छी लाइनें लिख रखी थी उसमें। ढोला ने कहा ये कौन है? तो ये फिर बाद में उनकी सहेली ने कहा ये आपकी पत्नी है। कि मेरी पत्नी मतलब कि आपका विवाह पहले पुष्कर झील के किनारे इस प्रकार हो चुका था। उनका कि मेरा विवाह हो चुका है? कि हाँ आपका विवाह हो चुका है, आपके पिताजी ने ये बात आपसे छिपा रखी है। ढोला तुरंत अपने डैडी के पास गया कि डैडी ऐसी ऐसी बात है। डैडी इनका बिल्कुल बेटा, तुम्हारा विवाह जो है, तुम्हारा विवाह इस प्रकार पुष्कर झील के किनारे पुंगल देश की राजकुमारी मारू के साथ हुआ तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उनको लेकर के आओ। अब ढोला के मन में लड्डू फूटे, ढोला लेकिन लेने नहीं जा रहा है। फिर बाद में उन्होंने, उनकी जो सहेली थी, उन्होंने जो है मारू की सुंदरता के बारे में उनको बताया, मारू इतनी सुंदर है, ये वो सारी बातें बताई। तो फिर ढोला ने कहा अब तो लानी पड़ेगी, जाने कैसी दिखती होगी। ढोला रात को उठता है और अपने जो है ऊंट पर बैठता है और ऊंट पे बैठ के रवाना होने लगता है। तभी उनकी पहले पत्नी वो मालानी आ जाती है और मलवानी आके उनका हाथ पकड़ती है, कहती है कि प्लीज मत जाओ नान, क्या जा रहे हो, ऐसे आप जाओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, आप एक और मेरे लिए सौतन लेके आ जाओगे, ठीक नहीं लगेगा। ढोला कहता है कि सौतन तो तू है, मेरी पहली पत्नी तो वो थी। फिर बाद में ढोला उनकी बात मान लेता है, वापिस सो जाता है। जैसे ही वो मलवानी सोती है, फिर रात्रि काल में निकलता है ढोला चुपचाप, अपने घर पे किसी को नहीं बताता है। अपनी पहले जो पत्नी थी, बाल्य अवस्था में जो विवाह हुआ था, उस पत्नी को लेने के लिए वो जैसलमेर के अपने पुंगल देश की तरफ रवाना होता है। जब पहुंचता है तो बीकानेर मारवाड़ के लोग स्वागत इतना भव्य करते हैं कि जीजू जीजू। अपने उधर जाओगे ना आप, अपने जीजा जी जाते हैं तो उनका बहुत भव्य स्वागत किया जाता है कि जीजू आ गए, जीजू आ गए, जीजू आ गए। बढ़िया स्वागत किया उनका। स्वागत करने के बाद जब वो वहां गए, उन्होंने पहली बार मारू को देखा तो जो नरवर के राजकुमार था ढोला, उसके कानों से धुएं आ गए, इतनी सुंदर। और वास्तव में अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में आप देखोगे कि जितनी सुंदर राजकुमारियां हुई है वो या तो बीकानेर में हुई है या फिर जैसलमेर में हुई है। उधर ज्यादातर सुंदरता होती है। और आप देखते भी हो कभी कभी क्रिकेट वगैरह, तो अपने उधर थोड़ा 1-2 छलांग उधर लगा दो तो पाकिस्तान, उधर की सुंदरता भी अपने को क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिली जाती है। तो ज्यादातर जो सुंदर हुए हैं वो बॉर्डर पे, रेगिस्तान में बहुत सुंदर सुंदर राजकुमारियां हुई हैं। तो फिर बाद में वो उनको देखता है। फिर इधर से मलवाणी उनके बार बार संदेशा भिजवाती है, उनका अच्छे से मन लग गया था, मारू को देख लिया, अब वो तो आने का मन ही ना करे। इधर से संदेशे जाने लग गए कि बेटा ढोला तू कब आएगा। ढोला कहता है अभी धूप बहुत पड़ रही है, मैं थोड़े दिन बाद आऊंगा। फिर कह देता है कि अभी जो है बरसात के दिन चल गए हैं तो बरसात बहुत हो रही, बाद में आऊंगा। फिर कह देता है अभी सर्दी बहुत पड़ रही है, इधर जो है ठंड बहुत है, इसलिए मैं थोड़े दिन बाद आऊंगा। ऐसे करते करते 1 साल निकाल दिया था। फिर बाद में उनको जो है आखिरकार आना पड़ा। तो इस प्रकार की एक प्रेम कहानी हुआ करती है, जो किसकी हुआ करती है? ढोला व मारू की। तो याद रखना बेटा, उस समय ढोला की आयु कितनी थी? 3 वर्ष। मारू की आयु कितनी थी? 1.5 वर्ष। लेकिन ढोला मारू नृत्य कहां किया जाता है? तो ये अपने झालावाड़ में किया जाता है। याद रह जाएगा बेटा, ढोला मारू नृत्य झालावाड़ में। और ये भवाइयों का प्राचीन खेल भी है। इसमें क्या किया जाता है? एक खेल भी होता है यहां पे, भवाइयों का प्राचीन खेल। भवाइयों का प्राचीन खेल,
इसी के साथ बेटा जो है अपनी क्लास को आज यहीं विराम करते हैं, क्योंकि कल से जो आपकी क्लास 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। और ये जो 10 से शुरू होती थी इसको 10 बजे से फिक्स टाइम कर दिया जाएगा। अगली क्लास शुरू होने वाली है। आज अपन ने कुछ नृत्यों के बारे में देख पाए थे। आज अपन ने एक तो गैर नृत्य देखा, एक डोल नृत्य देखा, एक लुम्बर नृत्य देखा, एक मछली नृत्य देखा, एक नाहर नृत्य देखा, एक बम रसिया देखा, एक डांग देखा और एक ढोला मारू नृत्य देखा। और एक मैंने ढोला मारू की प्रेम कहानी के बारे में बताया। आज की क्लास कैसी लगी एक बार जल्दी कमेंट करके बताओ। और सभी विद्यार्थियों को आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्लास अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा और बाकी अपने नृत्य की क्लास नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत प्यारे विद्यार्थियों।